नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। ईरान के खिलाफ अमेरिका की भीषण कार्रवाई के बाद अमेरिका का दावा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म किया जा चुका है और इसी के साथ 40 साल से चली आ रही ईरान की धमकियां भी समाप्त हो चुकी हैं। क्या इसे पिछले कई दिनों से चल रही ईरान इजराइल की लड़ाई का अंत माना जा सकता है, या ये दुनिया में नई लड़ाई के भड़क उठने की आहट है? दुनिया के सामने सवाल यही है कि अब आगे क्या? President Trump and I often say, Bibi Netanyahu, शक्ति का इस्तेमाल हो गया, ताकतों की जोर आजमाइश भी हो गई, बम बारूद का एक्शन भी खूब हो गया। तो क्या अब शांति का दौर शुरू होगा? क्या इजराइल ईरान की जंग यहां से खत्म होती है? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का क्या वाकई खत्म हो गया ईरान का परमाणु कार्यक्रम? अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी देने वाला ईरान क्या अब युद्ध नीति छोड़कर कूटनीति के रास्ते को चुनेगा? Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. क्या ईरान पर अमेरिका के सीधे एक्शन के बाद भी दुनिया शांत रहेगी? क्या अमेरिका के सीधे दखल के बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है? अमेरिका ने परमाणु ठिकानों पर ऐसा हमला किया कि ईरान की अभेद्य समझी जाने वाली न्यूक्लियर साइट तबाह हो गई। लेकिन क्या ईरान अब बदला लेगा? सवाल यह है, ईरान बदला लेगा तो किससे लेगा? इजराइल पर कहर बरसाएगा, या मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के बेसेस को निशाना बनाएगा, या फिर ईरान प्रॉक्सी वॉर के जरिए लड़ाई को जारी रखेगा? ईरान के पास अब रास्ते कितने बचे हैं? ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद हालात विस्फोटक हो गए हैं। ईरान की ओर से धमकी दी जा रही है कि अमेरिका अंजाम भुगतेगा। इजराइल को खत्म करने की कस्में खाई जा रही हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, ईरान का अगला कदम क्या होगा? क्या ईरान इजराइल पर हमले बढ़ाएगा, या मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस और अमेरिकी नागरिकों पर हमला करेगा? ईरान की सत्ता में गुस्सा चरम पर है। इस हमले को ईरान ने अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है। अब ईरान के पास कई विकल्प हैं और हर विकल्प दुनिया को एक और बड़े युद्ध की ओर ले जा सकता है। सबसे पहला और सीधा जवाब इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले का हो सकता है। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। फतेह 110, शहाब 3, खुर्रम शहर और जुल्फिकार जैसी मिसाइल 300 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। इसी के साथ ईरान के पास शहीद और फतेह सीरीज के ड्रोन हैं, जो दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देकर अंदर तक घुस सकते हैं। This is an escalation, and an escalation to which it seems there will be no end. The situation will worsen, go up and down, etc. It seems that the region of Middle East will now be plunged into forever wars. Iran will fight back with whatever resources it has. It will retaliate. लेकिन सीधे इजराइल पर हमला करने का मतलब होगा इजराइल का जवाबी हमला झेलना, जो कहीं ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। अब तक इजराइल सिर्फ मिलिट्री बेस या फिर उन लोगों को निशाना बना रहा था जो परमाणु कार्यक्रम से जुड़े थे। लेकिन ईरान अगर आम नागरिकों पर हमला करता है तो युद्ध और भयानक मोड़ ले सकता है। दूसरा विकल्प साइलेंट वॉरफेयर यानी प्रॉक्सी के जरिए हमला।
ईरान का सबसे बड़ा हथियार है उसके प्रॉक्सी संगठन। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, फिलिस्तीन में हमास, इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया। ईरान इन प्रॉक्सियों के जरिए इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है। ईरान अब तक इजराइल के खिलाफ हूती और हिजबुल्लाह का इस्तेमाल कर चुका है। तीसरा विकल्प, गल्फ में अमेरिकी बेस पर हमला। ईरान के लिए एक और बड़ा टारगेट है खाड़ी देशों में फैले अमेरिकी बेस। ईरान इन अमेरिकी बेसों पर भी हमला कर सकता है। कतर में दोहा के पास अल उदीद एयरबेस है। ये पूरे मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है। इस बेस पर 10,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं। ये बेस ईरान से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है। बहरीन के मनामा में अमेरिका का पर्शियन गल्फ में सबसे बड़ा नेवल कमांड है। 7,000 सैनिक यहाँ हमेशा मौजूद रहते हैं। ये ईरान से 250 किलोमीटर दूर है। यूएई के अबू धाबी के पास यूएस का अल धफरा एयरबेस है। इस बेस पर 5,000 सैनिक तैनात हैं और ईरान से ये लगभग 200 किलोमीटर दूर है। कुवैत में अमेरिका का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब है। 13,000 सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं। यह ईरान से 450 किलोमीटर दूर है। सऊदी अरब में रियाद के पास यूएस का प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, जो कि ईरान से 800 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में यूएस का नेवल एयरबेस है, ईरान से 600 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा इराक में अमेरिका के 2 एयरबेस हैं और ये सब ईरानी मिसाइलों की रेंज में है। ईरान इन बेसों पर रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल से हमला कर सकता है। ईरान कहेगा कि नहीं, अब अगर आपने क्योंकि हमारे ऊपर हमला करा तो अब हम उसका बदला लेंगे, और जैसे कि वहाँ से बयान आ रहे हैं कि अब ये कभी ख़त्म होने वाली युद्ध बन गया है। तो ईरान के पास कुछ मिसाइलें हैं, वो क्या सिर्फ इजराइल के ऊपर दागेंगे कि या वो अमरीकी जो अड्डे हैं उनके ऊपर भी दागेंगे? अमरीकी जो युद्धपोत हैं समुद्र में उनके ऊपर दागेंगे, और इसी के साथ साथ अगर वो अमरीकी अड्डों के ऊपर जो बाकी अरब दुनिया में है वहाँ पर अगर हमला करते हैं। पांचवा विकल्प है ईरान बम बनाना जारी रख सकता है। हालांकि ईरान के पास एक शांतिपूर्ण विकल्प भी है, कूटनीति। यूएन, रूस, चीन और यूरोपीय देशों के जरिए अमेरिका और इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह का माहौल है उसमें यह विकल्प बहुत कमजोर दिख रहा है। फिलहाल सवाल यही है कि ईरान कौन सा विकल्प चुनेगा। क्या वो सीधे अमेरिका से जंग छेड़ेगा या फिर धीरे धीरे दुश्मनों को कमजोर करने की रणनीति पर काम करेगा? पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। एक गलत कदम पूरी दुनिया को जला सकता है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर निर्णय किया है। धमकी भी दी है कि शुरू अमेरिका ने किया है, खत्म हम करेंगे। साथ ही ईरान ने यह भी कहा कि उसका न्यूक्लियर कार्यक्रम बंद नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अगर ईरान पलटवार करता है या परमाणु कार्यक्रम जारी रखता है तो इजरायल और अमेरिका के पास आगे की कार्रवाई के लिए क्या रास्ते होंगे? अमेरिका ने ईरान से अब शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने की अपील की है, लेकिन अगर ईरान ने पलटवार किया तो अमेरिका के पास क्या विकल्प है? अमेरिका की कार्रवाई को ईरान ने अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता पर हमला माना है और अमेरिका को इसका अंजाम भुगतने की धमकी भी दी है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल पर एक साथ 40 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर अपने इरादे जाहिर भी कर दिए हैं। इजराइल से आ रही तबाही की ये ताजा तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि ईरान को अमेरिकी धमकियों की कोई परवाह नहीं है। वो लगातार इजराइल को निशाना बना रहा है। जिस परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान इजराइल में जंग छिड़ी, अमेरिका को खुद मैदान में कूदना पड़ा। ईरान उस परमाणु कार्यक्रम को भी जारी रखने की सौगंध खा रहा है। यानी ना तो ईरान जवाबी हमलों से पीछे हट रहा है और ना ही न्यूक्लियर कार्यक्रम रोक रहा है। ऐसी स्थिति में अमेरिका के पास क्या विकल्प है? पश्चिम एशिया में ईरान के संभावित जवाबी हमले की आशंका के बीच अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी को मजबूत कर रखा है। इस समय अमेरिका के हजारों सैनिक और दर्जनों लड़ाकू विमान मध्य पूर्व के कई देशों में तैनात हैं।
कतर में करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, जहां 100 से ज्यादा अमेरिकी लड़ाकू विमान भी तैनात हैं। बहरीन में अमेरिका की नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात है, जिसमें लगभग 9,000 सैनिक शामिल हैं। यूएई में अमेरिका के 5,000 सैनिक हैं और यहाँ F-22 रैप्टर और F-35 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान भी तैनात किए गए हैं। कुवैत में 10,000 जमीनी और 2,000 वायु सैनिकों की मौजूदगी है। सऊदी अरब में 3,000 सैनिकों के साथ अमेरिका ने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। इराक में लगभग 2,500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। वहीं ओमान में भी 1,000 सैनिक तैनात हैं। ये माना जा रहा है कि अगर ईरान की ओर से जवाबी हमला होता है तो सबसे अधिक खतरा कतर, बहरीन, इराक और कुवैत में तैनात अमेरिकी ठिकानों पर हो सकता है। इन क्षेत्रों में अमेरिकी सैनिकों की संख्या अधिक है और ये ईरान की मिसाइल रेंज में आते हैं। सऊदी अरब और ओमान में खतरे की आशंका अपेक्षाकृत कम है, लेकिन यहाँ भी स्थिति कभी भी बेकाबू हो सकती है, क्योंकि ट्रंप भी स्पष्ट कर चुके हैं कि ईरान की आक्रामक कार्रवाई उसे ही और मुश्किल में डालेगी। अमेरिका ने परमाणु प्लांट्स विश्व शांति के लिए नष्ट किए हैं। जो भी इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई चल रही है, उसमें एक नई दिशा आ गई है और लड़ाई भड़कने की जो है एक चांस बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है वो शायद ईरान ही नहीं, कई और देश भी इसको बर्दाश्त ना करें। जैसे हाल ही में यमन ने तो अनाउंस भी कर दिया है कि वो भी ईरान के साथ इस लड़ाई में हिस्सा लेगा। तो इससे आगे क्या हो सकता है? अब आगे देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या अमेरिका कंटिन्यू करेगा या सिर्फ इस बॉम्बिंग के बाद बंद कर देगा। दूसरा, जो ईरान के मित्र देश हैं वो इस लड़ाई में आएंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसके अलावा भी अमेरिका के पास कई विकल्प मौजूद हैं जिन पर आगे चलकर वो विचार कर सकता है। अगर ईरानी हमले नहीं रुकते तो अमेरिका और इजराइल सैन्य अभियान जारी रख सकते हैं और इसे तेज कर सकते हैं। ईरान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ाने का भी प्रयास कर सकता है। ईरान पर सीक्रेट और साइबर अटैक का विकल्प भी खुला हुआ है। दूसरी तरफ ईरान के हमलों के जवाब में इजराइल ने भी पलटवार तेज कर दिया है। इजराइल ने भी पश्चिमी ईरान में सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही ईरान को और भी भयंकर हमलों का सामना करने की चेतावनी दे रहा है। हालांकि इजराइल का मानना है कि जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने ईरान पर हमला बोला था वो हासिल किया जा चुका है। अमेरिका और इजराइल ने जो अपना निर्णय घोषित किया था कि ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देना, वो उन्होंने उनके हथियार बर्बाद करके, न्यूक्लियर फैसिलिटी बर्बाद करके अपना उद्देश्य हासिल कर लिया है। साथ साथ अमेरिका ने यह बयान भी दे दिया है कि अभी ईरान अगर हमले करेगा तो इसका परिणाम भयंकर होगा, यानी कि अभी वो और हमले नहीं करेंगे। ईरान अगर कुछ करता है तो उसका जवाब देने के लिए अमेरिका ने पूरी तैयारी की हुई है। इजराइल ने जंग के हालात को देखते हुए अपना एयर स्पेस भी पूरी तरह बंद कर दिया है। इनके पास कोई सेना जो है, तो ये तो ऐसे ही अब युद्ध है जिसमें सेनाओं का तो इस्तेमाल ही नहीं होता। यहाँ तो हवाई जहाज़ और मिसाइल्स और नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर जिसको बोलते हैं वो हो रहा है। तो ईरान के पास कुछ मिसाइलें हैं, वो क्या सिर्फ इजराइल के ऊपर दागेंगे कि या वो अमरीकी जो अड्डे हैं उनके ऊपर भी दागेंगे, अमरीकी जो युद्धपोत हैं समुद्र में उनके ऊपर दागेंगे। और अगर वो ये करते हैं तो फिर अमेरिका किस तरीके का प्रहार करेगा उनके ऊपर। अमेरिका की एंट्री के बाद अब ये जंग और भी भयानक हो चुकी है। धीरे धीरे अमेरिका और ईरान के खेमे में समर्थकों का जुटना भी शुरू हो चुका है। अमेरिका के हमले के बाद तेहरान हिला हुआ है और दुनिया सन्न है। अलग अलग देशों से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने रूस जाने का भी फैसला किया है। मुस्लिम देशों के रुख पर सबकी नजर है। क्या मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध की पटकथा लिखी जा रही है? ये बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका के सीधे हमले के बाद दुनिया गुटों में बंट जाएगी? A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. व्हाइट हाउस की भाषा में ये डिफेंसिव स्ट्राइक है, लेकिन ईरान इसे एग्रेसिव वॉर ऑफ एक्ट मान रहा है। अमेरिका का साफ संदेश है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। क्या वाकई ऐसा है?
Main objective of this war is not the nuclear program of Iran. We all know that is a regime change. The United States policy have been continuously on since Afghanistan, continued till in Libya, and now they are coming back to Iran. This only Iran left in the West Asian region that the American wanted to remove this regime and conquer the whole region of West Asia. Imagine if the American destroy Iran right now. The Strait of Hormuz, the Red Sea and the Mediterranean Sea is fully under the American control. इजराइल इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा समर्थक है। इजराइल तो चाहता था कि ये हमला और पहले हो जाता। इजराइल के लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एग्जिस्टेंशियल थ्रेट यानी खुद के अस्तित्व के लिए खतरा है। लेकिन दुनिया क्या सोच रही है उसे समझना भी जरूरी है। रूस, चीन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया इसे तानाशाही कह रहे हैं, जबकि इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और नेटो ने इसे शांति के लिए जरूरी बताया है। लेकिन यूरोप बटा हुआ नजर आ रहा है। जर्मनी और इटली शांति की बात कर रहे हैं। हालांकि भारत ने यूएस के एक्शन के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मेरी बात हुई। हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की। मैंने सैन्य संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की और तत्काल तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति का रास्ता अपनाने का अपना आह्वान दोहराया। देखिए, इंडिया चाहता है कि ये लड़ाई दोनों देश मिलकर सुलझाएं और जल्द से जल्द इस पर जो ख़त्म होनी चाहिए। इंडिया नहीं चाहता कि किसी के दबाव में आकर लड़ाई ख़त्म की जाए। तो इसलिए भारत का जो मौक़िफ़ है, भारत का जो स्टांस है, बिल्कुल साफ़ है। भारत उसके ऊपर दृढ़ है। लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जिनसे तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं और स्थिरता जो बढ़ रही है दुनिया के अंदर, उससे निश्चित है कि बाकी देशों की तरह भारत भी चिंतित होगा। पूरी दुनिया को डर है कि इस हमले के बाद शरणार्थी संकट बढ़ सकता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इसके अलावा आतंकवाद के नए खतरों से दुनिया को सामना करना पड़ सकता है। कीमतें बढ़ने वाली हैं और अगर खुदा न खास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी कारणवश ईरान बंद कर देता है तो फिर तो ये कठिनाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसलिए पूरी दुनिया की नज़रें इसी बात के ऊपर हैं कि लड़ाई जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ ना जाए और ईरान उसको बंद ना करे। तो ये एक बड़ी बड़ी मुसीबत बढ़ने वाली है पूरी दुनिया के लिए, खासकर उन देशों के लिए जैसे भारत जैसे देश है जो कि अपना ऑयल इंपोर्ट करते हैं। एशिया और यूरोप के अलावा अरब दुनिया इस तनाव में सबसे असहज स्थिति में है। सऊदी अरब कहता है कि शांति और तनाव के जरिए भी मामलों का हल निकाला जा सकता है। यूएई और बहरीन दोनों देशों में अमेरिकी बेस हैं, इसलिए फिलहाल हमले के बाद कोई बयान सामने नहीं आया है। कतर शुरुआत से मध्यस्थता का प्रयास कर रहा है, इसलिए हमले के बाद भी दोनों पक्षों से बैक चैनल में बातचीत की पेशकश हो रही है। तुर्की अमेरिका की कार्रवाई से नाराज है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने साफ साफ कहा है कि तनाव समाधान नहीं है। अरब देशों का डर है कि जंग भड़की तो पूरा गल्फ बारूद का ढेर बन जाएगा। मध्य पूर्व की इस आग में जहां अमेरिका और इजराइल हमलावर खेमे में है, वहीं रूस, चीन, अरब दुनिया और मुस्लिम देश अपनी अपनी राजनीति में उलझे हुए हैं। इजराइल ईरान की जारी जंग से अमेरिका खुद को दूर रखे हुए था। अमेरिका की तरफ से ये दावे भी किए गए थे कि ईरान के खिलाफ वो लड़ाई में सीधे नहीं उतरेगा। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ 2 हफ्तों में फैसला लेने की भी बात कही। फिर अचानक ही उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला बोल दिया। ट्रंप को क्यों सीधी जंग में उतरना पड़ा? हमला कैसे किया गया और क्यों अमेरिका इसे एक बेहद कामयाब ऑपरेशन कह रहा है? Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर बॉम्बर्स अटैक के बाद ऑब्लिटरेटेड शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका अर्थ होता है किसी चीज को इस कदर मिटा देना कि उसका नामो निशान शेष न रहे। आखिर अमेरिका को इतना भीषण हमला करने की जरूरत क्या थी? 16 जून को इजराइल ने यह दावा किया था कि उसने ईरान के हवाई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इस बीच इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम
और मिसाइल सिस्टम को भी तहस नहस कर दिया। B-2 बॉम्बर्स की सटीकता के लिए साफ आसमान की जरूरत होती है। स्थितियां अनुकूल होते ही अमेरिका ने ईरान पर बंकर बस्टर से हमला कर दिया। सवाल ये उठता है कि शुरू में ना करते हुए भी अमेरिका को जंग में शामिल क्यों होना पड़ा। ट्रंप नहीं चाहते थे कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील पर असर पड़े, इसलिए शुरू में वो ईरान के साथ कोई जंगी हालात नहीं चाहते थे। ट्रंप ईरान के साथ अमेरिकी शर्तों पर डील करना चाहते थे, न कि इजराइली। मई में ट्रंप ने नेतन्याहू को किसी भी सीधी लड़ाई से बचने की सलाह भी दी थी। इसके पीछे ट्रंप का चुनावों में किया वादा था कि वो अब और कहीं जंग होने नहीं देंगे। इजराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका को आगे आना पड़ा, लेकिन फिर भी सीधे हस्तक्षेप से दूरी रखी गई। इजराइल की कार्रवाई लंबे समय तक ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोक नहीं सकती थी, लिहाजा ट्रंप ने B-2 बॉम्बर्स के इस्तेमाल की परमिशन दे दी। ईरान के साथ रूस का दावा है कि अमेरिकी हमले के बावजूद ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन पेंटागन ने इसकी पुष्टि की है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म किया जा चुका है। Last night, on the President's orders, U.S. Central Command, under the command of General Eric Kurilla, executed Operation Midnight Hammer, a deliberate and precise strike against 3 Iranian nuclear facilities. This was a complex and high-risk mission carried out with exceptional skill and discipline by our joint force. डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन को सफल बताते हुए कहा है कि ईरान की परमाणु साइट्स को तबाह कर दिया गया है, जबकि ईरान का दावा है कि उसने उस जगह को पहले ही खाली कर दिया था। IAEA वॉचडॉग ने भी कहा है कि वहां पर कोई रेडिएशन नहीं हुआ। रूस ने भी अमेरिकी हमले का मजाक उड़ाया है कि ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पेंटागन का दावा है कि ईरान का परमाणु मिशन खत्म हो चुका है। तेरह 13,000 किलोग्राम से ज्यादा वजनी बम जब 60% एनरिच्ड यूरेनियम वाली फैसिलिटी पर गिरा होगा तो क्या रेडिएशन लीक नहीं हुआ होगा? बड़ा सवाल यही है कि ईरान के फोर्डो में जब मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाने वाला GBU-57 गिरा तो क्या हुआ? दोनों देशों के अलग अलग दावे हैं। अमेरिका का दावा है कि फोर्डो, नतान्स और इस्फहान प्लांट पूरी तरह तबाह हो गए। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. उधर ईरान का दावा है कि उसके प्लांट को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इतने बड़े स्तर के हमले के बाद रेडिएशन का खतरा होता है? अमेरिका ने फोर्डो, इस्फहान और नतान्स परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया, जो प्रमुख यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं। यहां प्राकृतिक यूरेनियम को उच्च संवर्धित यूरेनियम में बदलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। इसी उच्च संवर्धित यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में संभावित रूप से किया जा सकता था। जैसा हमला अमेरिका ने किया, इस तरह के हमलों में परमाणु विस्फोट तो नहीं हो सकते, लेकिन रेडिएशन रिसाव का खतरा होता है। परमाणु सुविधाएं कई प्रकार के रेडियो एक्टिव पदार्थों को संग्रहित करती हैं, जिनसे रेडियो एक्टिव तरंगें जैसे गामा रेज निकलती रहती हैं। ये त्वचा, कोशिकाओं और DNA को नुकसान पहुंचा सकती हैं और कैंसर का कारण बन सकती हैं। इनको किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी में खास तरह से डिजाइन किए गए कंटेनरों में संग्रहित और नियंत्रित किया जाता है। ऐसे किसी भी परमाणु संयंत्र पर हमला, जैसा कि अमेरिका ने किया,
इन सुरक्षा व्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि IAEA के मुताबिक ईरान में जिन साइट्स को निशाना बनाया गया, उनके आसपास के क्षेत्रों में फिलहाल कोई भी रेडिएशन दर्ज नहीं किया गया। मिडिल ईस्ट की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान और इजरायल की टकराव की आग में अमेरिका खुलकर कूद चुका है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बड़ा हमला किया है। अमेरिका इसे इतिहास का सबसे सफल सैन्य हमला बता रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान और इजरायल के टकराव की आग में अब अमेरिका भी खुलकर कूद चुका है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर इतिहास का सबसे सफल सैन्य हमला किया है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. हम आपको बताते हैं कि अमेरिका ने हमला किन किन परमाणु साइट्स पर किया और क्यों किया। नतांज एनरिचमेंट फैसिलिटी। ईरान की राजधानी तेहरान से 135 मील दक्षिण पूर्व में स्थित नतांज ईरान की प्रमुख यूरेनियम संवर्धन साइट मानी जाती है। ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम का केंद्र है। नतांज में भूमिगत और जमीन से ऊपर दोनों तरह की संरचनाएं मौजूद थीं। भूमिगत संरचनाएं हवाई हमलों का सामना करने के लिए डिजाइन की गई थीं। नतांज में यूरेनियम संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीनें लगी थी। नतांज पर इससे पहले भी इजराइल हमला कर चुका है। ईरान ने यहां 60% तक यूरेनियम एनरिच कर लिया था। इस्फहान परमाणु प्रौद्योगिकी केंद्र तेहरान से लगभग 215 मील दक्षिण पूर्व में स्थित इस्फहान कई परमाणु वैज्ञानिकों का शहर माना जाता रहा है, जहां यूरेनियम एनरिचमेंट सुविधाएं मौजूद थीं। इस्फहान में चीन के निर्मित रिएक्टर भी मौजूद थे। इस्फहान ईरान के परमाणु कार्यक्रम में एक अहम भूमिका निभाता रहा है और इसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुख्य केंद्र माना जाता रहा है। इससे पहले इजराइल ने इस्फहान में कई इमारतों पर हमला किया था, जिसमें एक यूरेनियम संवर्धन सुविधा भी शामिल थी। फोर्डो संवर्धन सुविधा। तेहरान से लगभग 60 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित फोर्डो पहाड़ों की गहराइयों में मौजूद था। फोर्डो ईरान की सबसे सुरक्षित और किलेबंद परमाणु साइट्स में से एक मानी जाती रही है, जिसके कारण ये पश्चिमी देशों और इजराइल के लिए प्रमुख चिंता का विषय बना था, खासकर इसकी हवाई हमलों से बचने की क्षमता के कारण। फोर्डो में यूरेनियम संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीनों की कतारें थीं। इसे हवाई हमलों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन ये तीनों ही परमाणु ठिकाने अमेरिका के हमले में तबाह हो गए। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की कामयाबी का दावा पेंटागन से हो गया। अचानक 3 न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे जो हमला किया ईरान ने, खासकर नतांज, फोर्दो और इस्फहान पर, और फोर्दो का जो हमला था वो ज़बरदस्त, क्योंकि उससे बार बार इजराइल मानता था कि उसको बर्बाद करना बहुत कठिन है, जिसके लिए उन्होंने B-52 बॉम्बर्स और अपने 6 बंकर बर्स्टिंग बम्स के द्वारा जो बर्बाद किया है। और फोर्दो और इस्फहान पे उसने अपने टमाहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। तो ये तीनों जो जहाँ पर डर था, अंदेशा था कि न्यूक्लियर बम बन सकते हैं या न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ईरान कर रहा है, तो ये तीनों बर्बाद हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि अब कोई अच्छा सोच वाले होंगे ईरान के अंदर, जो युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहेंगे। अगर युद्ध बढ़ गया तो शायद विश्व में परेशानी होगी। Last night on the President's orders, U.S. Central Command, under the command of General Eric Kurilla, executed Operation Midnight Hammer, a deliberate and precise strike against 3 Iranian nuclear facilities. This was a complex and high-risk mission carried out with exceptional skill and discipline by our joint force. I want to thank every service member, planner, operator that made this mission possible. Their actions reflect the highest standards of the United States Armed Forces. This operation was designed to severely degrade Iran's nuclear weapons infrastructure. दुनिया के सबसे एडवांस विमान, दुनिया के सबसे भारी भरकम बमों का इस्तेमाल करके नोबेल पीस प्राइज चाहने वाले ट्रंप ने
आखिरकार ईरान के परमाणु साइट्स पर हमला बोल दिया। यह हमला कैसे हुआ और किस तरह ईरान की परमाणु साइट्स पर कहर बनकर बरसा, वो आपको अब हम समझाते हैं। निशाने पर थे फोर्डो, नतांज और इस्फहान, ईरान के 3 परमाणु ठिकाने। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बमों को लेकर मिसूरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस से रवाना हो चुके थे। भारतीय समय अनुसार रात करीब 11 बजे ये फाइटर्स अपने एयरबेस गुआम पहुंच गए थे। गुआम से ईरान 9000 किलोमीटर की दूरी पर है। इजरायली सार्वजनिक प्रसारक कैन के अनुसार B-2 बॉम्बर्स के साथ ही 4 बोइंग KC-46 पेगासस रिफ्यूलिंग विमान भी साथ चले थे। ये विमान 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ईरान पहुंचे। इजराइल ने अमेरिका के लिए एयर स्पेस पहले ही साफ कर रखी थी। और उसके बाद जो हुआ वो हाल के वर्षों में पहली बार देखा गया। 6 B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने पर 1 दर्जन 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम गिराए। साथ ही यूएस नेवी के पनडुब्बियों से नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर 30 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई। इन्हें 400 मील दूर अमेरिकी पनडुब्बियों से लॉन्च किया गया था। They have used their B-2 strategic bombers, each of which can carry 2. The mother of all bombs, the GBU-57, which is 13,600 kilograms in weight, and which is a bunker buster bomb. It is massive deep penetrator ordnance which can go down almost 100 feet and more. So if you have to get down to 200 feet, which is the depth of Fodro, you need the Americans. Only the Americans can do it with their B-2 bombers and their GBU-57 deep penetration massive ordnance bombs. लॉन्ग रेंज सब सोनिक क्रूज मिसाइल टॉमाहॉक्स ने नतांज और इस्फहान को निशाना बनाया। ये मिसाइलें जीपीएस, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और टेरेन कंटूर मैचिंग जैसे एडवांस सिस्टम से लैस थी। इसके साथ साथ एक B-2 बॉम्बर ने नतांज परमाणु ठिकाने पर भी 2 बंकर बस्टर बम गिराए। हम आपको बताते हैं कि ये B-2 बॉम्बर स्टेल्थ फाइटर क्या है और बंकर बस्टर बम कैसे काम करता है। दरअसल अमेरिका का B-2 विमान अत्याधुनिक फाइटर जेट है। ये एक स्टेल्थ बॉम्बर है, यानी इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। शीत युद्ध के समय सोवियत संघ के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ने ये बॉम्बर बनाया था। अमेरिका के पास 20 B-2 बॉम्बर फाइटर जेट है और उसने अब तक किसी भी दूसरे देश को एक भी B-2 बॉम्बर नहीं बेचा है। B-2 बॉम्बर 12 किलोमीटर की ऊंचाई से उड़ता हुआ टारगेट के ऊपर पहुंचकर बम को सीधे लक्ष्य के ऊपर छोड़ता है। बम में कोई इंजन नहीं होता है, लेकिन वो इतनी ऊंचाई से छोड़ा जाता है कि उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। बंकर बस्टर बम सैटेलाइट नेविगेशन की मदद से अपने आप को स्टीयर करता रहता है। 13,000 किलोग्राम वजनी बम जब जमीन से टकराता है तो उसके अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो जमीन को काटता हुआ 60 मीटर तक नीचे पहुंच जाता है। जमीन के नीचे लक्ष्य तक पहुंचकर वो खुद को डेटोनेट करता है और 2400 किलोग्राम का पेलोड धमाके के साथ फट जाता है।